नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो बहुत सेंसिटिव है और कई मेरे दर्शक लगातार ये बात कह रहे थे कि भाई आप बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हुआ या हो रहा है उस पर आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो, उस पर आप रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो। तो आज मैं एक बहुत ही खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं और इससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार चल क्या रहा है बांग्लादेश में या पूरी दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ भी चल रहा है। तो ये अभी और न्यू का वीडियो है, हिंदूज इन बांग्लादेश नीड योर हेल्प, दुर्गा पूजा वायलेंस इन बांग्लादेश। तो बिना किसी देरी के पहले वीडियो देखते हैं, फिर रिएक्शन देता हूं। अगले 30 सालों में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं होंगे। स्टेटमेंट काफी बोल्ड, लेकिन ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कहते हैं कि पिछले 50 सालों का ट्रेंड देखा जाए तो इशारा इसी डायरेक्शन में होता है। अगर आपने आपके ओपिनियंस ऑलरेडी बना दिए हैं या फिर आप सेंसिटिव इश्यूज को देखकर बहुत इजीली ऑफेंड हो जाते हैं या फिर आप व्हाटअबाउटिज्म के फैन हैं तो प्लीज इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं। लेकिन अगर आप एक ओपन माइंड रखकर डेटा को स्टडी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। आज बातें इमोशंस के साथ नहीं, फैक्ट्स के साथ करेंगे। पिछले हफ्ते बांग्लादेश में जो हुआ उसे हमें काफी गौर से देखने की जरूरत है। एग्जैक्टली एक हफ्ते पहले दुर्गा पूजा के समय सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो गया जहां कुरान को हनुमान जी के पैर में दिखाया गया था। इस फोटो से ऑफेंड होकर 200 से ज्यादा लोगों ने दूसरे लोगों पर अटैक करना शुरू किया। लोगों के घर जले, पंडल तोड़े गए, यहाँ तक कि इस्कॉन के टेंपल में भी वायलेंस हुआ। सबसे ट्रैजिक बात यह है कि बाद में सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि जिसने कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया था उसका नाम इकबाल हुसैन है। बांग्लादेश के होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि ये अटैक्स प्री प्लान्ड थे, जानबूझकर एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स भड़काने के लिए किए गए थे। आई विश मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन इसके बारे में पढ़ते पढ़ते ये रिसर्च पेपर मेरे हाथ लगा। एंड आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस, जहां सिर्फ हिंदुओं पर नहीं बांग्लादेश के ट्राइबल कम्युनिटीज पर कैसे अटैक्स हो रहे हैं इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है जो खुद बांग्लादेश के रेप्यूटेड प्रोफेसर्स ने लिखा है। टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए। और मेरे सिर्फ 3 सवाल है, बांग्लादेश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए। अगर आपको ये सवाल वैलिड लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। बात एक या दो आइसोलेटेड इंसिडेंसेस की नहीं है, डेटा और एविडेंस की बात करते हैं। जनवरी 2013 से लेकर अब तक इन टोटल 3679 अटैक्स बांग्लादेश की हिंदू कम्युनिटी पर हुए। इनमें 559 घर जले और 442 दुकान तोड़े गए। 1964 से लेकर 2013 तक का डेटा देखा जाए तो 11.3 मिलियन हिंदू बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देश चले गए। रीजन? रिलीजियस परसिक्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन। इसका मतलब यह है कि हर दिन 632 लोग देश छोड़कर जा रहे थे। इसका इंपैक्ट आप बांग्लादेश के चेंजिंग डेमोग्राफिक्स पर देख सकते हैं। 1901 में जहां इस एरिया का पॉपुलेशन 33% हिंदू था, वो बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के टाइम पर 13.5 हो गया और धीरे धीरे घटकर 2011 में 8.6 हो गया। ये डाउनवर्ड ट्रेंड कोई कोइंसिडेंस नहीं। क्या वजह हो सकती है? इस पेपर में कुछ जवाब। बांग्लादेश का पॉपुलेशन सिर्फ हिंदू या मुस्लिम नहीं, बल्कि as many as 49 इंडिजिनस ट्राइब्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बांग्लादेश। चिटागोंग के हिल्स में जहां ये ट्राइब्स एक जमाने में मेजॉरिटी हुआ करती थी, वो पिछले 30 सालों में एक माइनॉरिटी बन गई। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों हुआ? जब बांग्लादेश अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहा था तब अराउंड 10 मिलियन लोग ईस्ट पाकिस्तान से भारत आए। बांग्लादेश को फ्रीडम मिलने के बाद इनमें से कई सारे लोग वापस बांग्लादेश चले गए। लेकिन 1965 में यहाँ पर एक लॉ पास हुआ जिसका नाम है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। इस एक्ट में एनिमी कौन है ये डिफाइन किया गया। बेसिकली अगर आपका कोई भी भारत के साथ कनेक्शन है तो फिर आप एक एनिमी है। तो अथॉरिटीज इन सारे माइनॉरिटीज के लैंड कॉन्फिस्केट कर सकती थी और उन्होंने वही किया। हिंदुओं के साथ साथ 49 अलग अलग ट्राइब्स के लैंड्स भी छीने गए। बांग्लादेश की आजादी के बाद इस एक्ट का नाम बदलकर वेस्टेड प्रॉपर्टीज एक्ट कर दिया गया। नाम बदला लेकिन मेंटालिटी नहीं बदली। पॉलिटिक्स में जिनके पास पावर थी उन्होंने ये लैंड जबरदस्ती छीने। इस एक्ट में हाल ही में कुछ अमेंडमेंट्स भी लाए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स भी कहते हैं कि ये अमेंडमेंट्स काफी नहीं है। 2001 से 2 लाख केसेस चल रहे हैं। हिंदू कम्युनिटी ने इन टोटल 265 मिलियन यूएस डॉलर्स ब्राइब के रूप में दिए। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट मानता है कि 2.5 मिलियन एकड़ लैंड लोकल हिंदू से छीना गया। डॉक्टर अबुल बरकत कहते हैं कि 1.2 मिलियन हिंदू परिवार इस एक्ट की वजह से अफेक्ट हुए, सफर कर रहे हैं। ये सब जानते हुए भी बांग्लादेश में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं। ये डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का एक क्लासिक एग्जांपल, जहां एक एरिया का एथनिक बैलेंस शिफ्ट करने की डेलिब्रेट कोशिश होती है और मोर इम्पोर्टेंटली सिस्टम ऑप्रेस करने वाली मेजॉरिटी को सपोर्ट करती रहती है, भले वो कितनी ही गलत क्यों ना। सो वेयर डू वी स्टैंड? व्हाट हैव वी लर्नड? व्हाट आर द क्वेश्चंस वी शुड आस्क? पहला सवाल, लकीली ये लड़का सीसीटीवी कैमरा में पकड़ा गया, लेकिन सोचिए अगर ये पकड़ा ना जाता तो वायलेंस अभी भी हो रहा है, लेकिन शायद ये और भी ज्यादा डरावना हो सकता था। तो क्या रिलीजियस ये बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने अभी ने कि भाई सीसीटीवी में वो लड़का पकड़ा गया, वो मुसलमान लड़का था
उसने कुरान को ले जाकर वहां पर दुर्गा पंडाल में हनुमान जी के पैरों के नीचे रखा, जहां भी रखा। आप सोचिए कि कितना बड़ा प्लान है, और लोगों ने इस पर विश्वास कर लिया। सैकड़ों हिंदुओं के घर जला दिए, कईयों को मार डाला गया, कई जख्मी हुए, उनमें दहशत पैदा हो गई, वो डर बैठ गया। अब आप सोचिए कि एक मुसलमान आदमी ने ये प्लान किया, अपने ही कुरान का उसने पहले अपमान किया। उसने ये नहीं सोचा कि वो जो कर रहा है वो अपने ही कुरान का अपमान कर रहा है, लेकिन उस बात पर उस वीडियो को वायरल किया गया, जानबूझकर वायरल किया गया। हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची गई बांग्लादेश में, और उस वायरल वीडियो को देखते ही लोग भड़क उठे। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये अनपढ़ जाहिल लोग जो हैं वो पहले चीजों की सत्यता नहीं जांचते। अब बताइए कि अब जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसके बाद क्या हुआ? क्या जो लोग मर गए उनकी जान वापस आ सकती है? क्या जिन लोगों के घर जला दिए गए, क्या उनमें उस डर को हटाया जा सकता है जो उन्होंने उस वक्त महसूस किया जब उनकी जान पर खतरा बना हुआ था? क्या वो उन हिंदुओं को जीने का हक नहीं है? और ऐसा बांग्लादेश में नहीं हो रहा है सिर्फ, ऐसा हर उस मैक्सिमम इस्लामिक कंट्री में हो रहा है जहां पर हिंदू गायब होते जा रहे हैं, जिनका प्रोसिक्यूशन किया जा रहा है, जिन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, देश छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है, और यह सिर्फ इस्लामिक देशों में हो रहा है। अब आप सोचिए कि क्या अब इसके बाद क्या बोलेंगे? यहां पे इस्लामिक धर्मगुरु बाहर क्यों नहीं आते हैं और क्यों नहीं कहते हैं कि भाई जो कुछ हुआ वो मुसलमानों की गलती थी और हम इसके लिए माफी मांगते हैं? क्यों वहां के हिंदुओं के लिए लोग बाहर नहीं आ रहे कि हम आपके सपोर्ट में हैं? मैंने कुछ वीडियोस देखे जहां पे कुछ लोग आए हैं बाहर बांग्लादेश में। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के लोग एक तरफा हो गए हैं, लेकिन ये तादाद बढ़ती जा रही है। हिंदुओं के खिलाफ लोग भड़क रहे हैं, और जबकि हिंदू कुछ नहीं कर रहे। अब आप सोच सकते हैं ना कि कैसे प्री प्लान किया गया। चलिए, अभी और भी बहुत कुछ कहना है, अभी पूरा वीडियो खत्म हो जाने दीजिए, फिर कहता हूं। सिर्फ बांग्लादेश में नहीं, पूरी दुनिया में इस मॉब वायलेंस के अगेंस्ट कुछ लॉज होने चाहिए, मोर इंपॉर्टेंटली जो फॉलो होने चाहिए। प्लस ऐसे राइट्स में जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, इस पर डिस्कशन होना ही चाहिए। दूसरा सवाल, जो लोग क्राइम करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, उनकी बात छोड़िए, लेकिन जो उन्हें सपोर्ट करते हैं और उन्होंने जो किया उसे जस्टिफाई करते हैं, उनका क्या? ऐसे लोग इनडायरेक्टली दुनिया के अलग अलग कोनों में होने वाले ऐसे ही क्राइम्स को और बढ़ावा दे रहे हैं। क्या उन्हें रोकने की, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की जरूरत नहीं? तीसरा सवाल, और ये सवाल हम सब के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या हम सच में जिन लोगों की जान गई उनकी परवाह करते हैं, या फिर हमारा आउटरीच, हमारी सिंपैथी सिर्फ इस वजह से है क्योंकि इस इंसिडेंट्स की वजह से एक नैरेटिव आगे बढ़ता है? जब तक ये सवाल हम खुद को नहीं पूछेंगे तब तक इतना सारा रिसर्च, इतना सारा डेटा और इतने सारे फैक्ट्स हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। फिर हम हमारे आर्ग्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ इमोशन के बेसिस पर करेंगे और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे, सिर्फ नैरेटिव का ढोल बजाते रहेंगे और जो मदद के लिए चीख रहे हैं उन्हें अनसुना करते रहेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के लिए ढोल की आवाज लोगों के प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और ये बदलने की जरूरत है। नहीं तो एक वायलेंट इंसिडेंट का रिस्पॉन्स दूसरे वायलेंट इंसिडेंट से ही होगा, और फिर पॉइंट गलती पहले किसने की यहां आकर रुक जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? रिलीजन के बेसिस पर होने वाले अटैक्स बांग्लादेश में कोई नई बात नहीं। एटलीस्ट इस बार लोगों का अटेंशन इस पॉइंट पर आया है। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही इंफॉर्मेशन हमारी तरफ से हम लोगों तक पहुंचाए, एजेंडा और नैरेटिव के बेसिस पर नहीं, अपना ओपिनियन फैक्ट और डेटा के बेसिस पर बनाए, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। YouTube पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने किए हुए सारे रिसर्च के लिंक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आप पढ़ सकते हैं। 1984 एक डिस्टोपियन नॉवेल है जिसमें एक इंटरेस्टिंग टर्म को एक्सप्लेन किया, अनपीपलिंग। इसका मतलब यह है कि कभी-कभी लोगों को एक जगह से बाय फोर्स निकाल देना सफिशिएंट नहीं होता। टू मेक श्योर कि वो कभी वापस ना आए, ये भी जरूरी है कि उनका उस जगह पर कोई हक था, इस फैक्ट को भी डिस्ट्रॉय किया जाए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिटा दे, कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दे और उसी जगह कुछ नया बना दे, एंड जस्ट लाइक दैट they are erased from existence, vaporized, gone forever। और यही पैटर्न हमें बार बार देखने मिलता है। The world is divided into people like us and unpeople, the people who don't matter। जब कॉलोनाइजर्स अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे तब उन्होंने इंडिजिनस ट्राइब्स के साथ यही तो किया, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करके अपना खुद का कल्चर बना दिया, ताकि कल उठकर कोई ये ना पूछे कि अरे यहाँ के ओरिजिनल लोगों को क्या हुआ, क्योंकि उनके पहले कोई ओरिजिनल वहां पर लोग थे, कोई इंडिजिनस लोग थे। इसी फैक्ट को उन्होंने मिटा दिया। अगर हिंदू कम्युनिटी के साथ साथ बांग्लादेश की 49 ट्राइबल कम्युनिटीज को भी इस वीडियो से आवाज मिलती है, जिनका पॉपुलेशन 1% से भी कम है, कभी कभी जिन्हें गिना भी नहीं जाता, अगर उनका कल्चर प्रिजर्व होता है, अगर उन्हें आइडेंटिटी मिलती है, अगर उनके प्रॉब्लम्स लोगों के सामने आते हैं, तो आई थिंक ये वीडियो सक्सेसफुल। बहुत मेहनत की है, कंफर्ट जोन के बाहर जाकर रिसर्च किया है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइंस में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है।
तो दोस्तों वीडियो तो पूरा हो गया, वीडियो आपने देखा और वीडियो की एक एक लाइन ने मेरे जहन पर हिट किया है। एक एक लाइन ने हिट किया। बहुत ही अच्छा वीडियो था। और गाइज मैं कहता हूं कि आप इसको शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए, क्योंकि आवाज़ उठानी बहुत ज़रूरी है। और अभी ने बिल्कुल सही बात कही है कि एक एक करने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन एक एक करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और हम सब एक एक मिलके हम 140 करोड़ हैं और इनमें से जितना ज़्यादा हो सकते हैं वो इसे शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, जानकारी को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड जानकारी है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि हवा में बातें मत कीजिए, लफाजी मत कीजिए, फैक्ट्स पे बात कीजिए, डेटा पे बात कीजिए, आंकड़ों को लेकर आइए, अपनी जो बातें कह रहे हैं आप उनके समर्थन में सबूत दीजिए कि भाई ये जो मैं बात कह रहा हूं ये बात सच है और इस वीडियो में एक एक लफ्ज सच है। अब ये हमें डिसाइड करना है कि हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना है। और देखिए, ये बहुत प्री प्लान था। आप समझिए कितनी बड़ी साजिश रची गई हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में। और सिर्फ बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तान से ही चीजें वहां पे जा रही हैं, वहां पे सीखी जा रही हैं, वहां पे फंडिंग भी पाकिस्तान से की जा रही है। और ये रेडिकल्स इस बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बढ़ते जा रहे हैं और ये आगे ऐसी और घटनाएं होंगी। लेकिन अब पता नहीं वहां के लोगों में कितनी जागरूकता आएगी ये जानने के बाद कि भाई एक मुसलमान ने साजिश रची। और मुझे पूरा यकीन है, मैं बता रहा हूं आपको, कि ये पॉलिटिकल साजिश थी, क्योंकि इसका फायदा दो तरफा होना है। एक तो धार्मिक लिहाज से, मतलब मजहबी लिहाज से, और एक पॉलिटिकली। लोगों को डरा दो, वहां से भगा दो, वहां से हटा दो। जो बात ये कही है ना, उनके नामो निशान मिटा दो, उनके मंदिर तोड़ दो, उनके ऊपर कुछ और बना दो, जिससे मतलब कहीं से भी कनेक्शन न रह जाए। यही पाकिस्तान में हो रहा है। वहां पे मंदिर जलाए जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं। सैकड़ों की संख्या में मंदिर थे वहां पर, गिने चुने दर्जनों मंदिर बचे हुए हैं, बस गिने चुने। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। तो बांग्लादेश के मेरे भाई लोगों और जो लोग वहां पे बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि भाई आप लोग आगे आइए। अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे, आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे, आप लोग अपने अल्पसंख्यकों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो कल को आप भी नहीं रहेंगे। और जो हाल पाकिस्तान का इस वक्त हो रहा है, कर्ज से बोझ तले दबा हुआ है, FATF की ग्रे लिस्ट में है, कर्ज से अपना देश चलाना पड़ रहा है, कल को आपकी हालत ऐसी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अब मुझे पता है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी हो रही है, आप बढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये अकेले नहीं कर रहे हैं। आप ये अकेले नहीं कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है और बहुत सारे देशों की इन्वॉल्वमेंट है। अब जैसे टर्की भी आ गया FATF में। वो क्या कर रहा था? वो पाकिस्तान का साथ दे रहा था और अपनी जमीन का इस्तेमाल बाकी लोगों के खिलाफ साजिशें रचने में, टेरर फंडिंग में कर रहा था। तो उसका फल उसे मिला है। तो कल को आपके साथ ये ना हो ऐसा, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मुझे पता है कि बांग्लादेश के लोग प्रोग्रेसिव हैं, वो कट्टर नहीं है, लेकिन जो कुछ जितने परसेंट भी कट्टर हैं, उनको ठीक रखने की जिम्मेदारी वहां के उन लोगों पर है जो बुद्धिजीवी हैं। और अगर आप लोग चुप हैं, अगर आप लोग अपने हिंदू भाइयों के समर्थन में आवाज नहीं उठाते हैं, तो अगर आप मौन रहते हैं, आप चुप रहते हैं, इसका मतलब है कि आप उन रेडिकल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका खुदा भी आपके साथ नहीं रहेगा, जैसा पाकिस्तान का खुदा इस वक्त पाकिस्तान के साथ नहीं है। वहां पर इतनी भुखमरी है, इतनी गरीबी है, प्रॉब्लम्स हैं। आपको क्या लग रहा है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऊपर वाले का इंसाफ है ये। पिछले 74 सालों में पाकिस्तान ने जो किया है उसकी करनी भुगत रहा है। ऊपर वाले का कहता है ना कि जब उसकी लाठी पड़ती है तो आवाज नहीं आती, वही आवाज नहीं आ रही है पाकिस्तान में। तो ऐसा मत कीजिए कि बांग्लादेश के साथ भी वैसा हो। मुझे पता है कि बांग्लादेश के लोग बड़े मेहनती हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन देखिए, मैं कहता हूं 100% सारे लोग वहां के ठीक नहीं हैं, लेकिन मेजोरिटी अच्छी है। तो मैं उस मेजोरिटी से कह रहा हूं कि भाई आप लोग अपने अल्पसंख्यक भाइयों के साथ खड़े रहिए, उनके लिए आवाज उठाइए। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जिनमें लोग समर्थन करने आए हैं, लोग सड़कों पे आए हैं सपोर्ट के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि इसको बढ़ाइए, ताकि सामने वाली जो पार्टी है, जो कट्टर पार्टी है, जो किसी का विकास नहीं देखना चाहती, वो आपके अपने नहीं है। वो सिर्फ मजहब के नाम पर आपको भड़का रहे हैं, आपको अपने साथ लेकर आ रहे हैं। तो अगली बार से जब भी कोई ऐसी तस्वीर आए, अगली बार से जब भी कोई ऐसा वीडियो आए जिसमें आपके मजहब को लेकर अपमानजनक बातें कही गई हों या कुछ ऐसा किया गया हो जिससे आपको लगे कि नहीं, ये अपमान किया गया है, तो पहले उसको परखें,
उसकी सत्यता को जांचें, उसके बाद एक्शन लें। क्योंकि अगर इस वाले वीडियो में ऐसा कर लिया गया होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता बांग्लादेश में। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।